वेलकम टू कॉर क्लासेस स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं MTE01 कैलकुलस और इसका हम यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको कैलकुलस के बारे में तो पता ही होगा कि अगर हम किन्हीं भी मैथमेटिक्स में या कभी भी टर्म्स में चेंज पढ़ते हैं तो चेंज जो होता है उसमें कैसा चेंज आया है, तो उस चेंज को पढ़ने के लिए जो स्टडी की जाती है वो हम कैलकुलस में पढ़ते हैं। अब यूनिट नंबर 1 जिसका टाइटल है रियल नंबर्स एंड फंक्शंस। तो आज की वीडियो में हम रियल नंबर्स के बारे में बात करेंगे। अपने लोअर क्लासेस में ये तो पढ़ा ही है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, इसलिए हम ये वीडियो उससे आगे लेकर चलेंगे। रियल नंबर जिसको हम डिनोट करेंगे विद कैपिटल आर। आर एक ऐसा सेट होगा, सेट तो आपने पढ़ा होगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स। जितने भी रियल नंबर्स आएंगे उन सभी रियल नंबर्स का एक सेट जिसे हम कैपिटल आर के साथ डिनोट करेंगे। अब इस रियल नंबर पे क्या प्रॉपर्टीज अप्लाई हो सकती हैं, किन प्रॉपर्टीज में ये वैलिड है, ये हम पढ़ेंगे आज इस वीडियो में। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है आर इज सेट ऑफ रियल नंबर, इट इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। इस पे एडिशन करवाई जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल एक पूरा रियल नंबर्स का सेट है जिसमें कोई भी दो रियल नंबर उठा लीजिए। सपोज कीजिए एक रियल नंबर x है और दूसरा रियल नंबर y है। अगर दोनों x और y रियल नंबर्स हैं तो उनका सम जो होगा, उसका जो आंसर होगा वो भी रियल नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रियल नंबर ले लूँ, एक ले लूँ -1 और y ले लूँ मैं 3, ये दो रियल नंबर है। इन दोनों का अगर मैं सम करवाऊंगी विच इज 2, दिस इज ऑल्सो अ रियल नंबर। एडिशन इज एसोसिएटिव। एडिशन एसोसिएटिव है कैसे? अब अगर 3 रियल नंबर हो x y z, उनमें से सबसे पहले y और z का सम कीजिए, जो आंसर आएगा उसे x में ऐड कीजिए। दूसरी तरफ राइट हैंड साइड ले लीजिए, x और y दोनों वैल्यूज को ऐड कीजिए, उसके बाद z वैल्यू को ऐड कीजिए, दोनों का आंसर सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लूँ जैसे x इज 1, y होगा मेरा 2 और z लेते हैं 3। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर हम देखें तो इसमें क्या करेंगे 1 + 2 + 3। तो सबसे पहले मुझे ये सॉल्व करना होगा। 1 प्लस ब्रैकेट सॉल्व करें 5 विच इज इक्वल टू 6। ऐसे ही हम चलते हैं राइट हैंड साइड पे। उसमें क्या है, सबसे पहले x + y करना है, x + y करना है, उसके बाद z को ऐड करना है। तो यहाँ पे आ गया 3 + 3 विच इज इक्वल टू 6। तो ये दोनों वैल्यूज इक्वल है, तो इसका मतलब एडिशन भी एसोसिएटिव है। उसके बाद है जीरो एग्जिस्ट्स, मतलब जीरो भी इसमें एग्जिस्ट करती है। देयर इज अ रियल नंबर जीरो सच दैट, अगर किसी भी रियल नंबर में जीरो ऐड करें जो कि रियल नंबर है और दूसरी तरफ जीरो में ऐड करें रियल नंबर, चाहे रियल नंबर में जीरो ऐड करो चाहे जीरो में कोई भी x वैल्यू ऐड करो, तो दोनों वैल्यू सेम होगी। वो क्या होगी, x होगी। फॉर एग्जाम्पल x हम मान के चल रहे थे 1, अगर ले 1 + 0 इसका वैल्यू भी 1 आता है, 0 + 1 इसका वैल्यू भी 1 आता है, दोनों इक्वल है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। नेगेटिव भी एग्जिस्ट करता है, आपको पता ही होगा कि इसमें नेगेटिव वैल्यूज भी ऐड होती हैं, मतलब नेगेटिव वैल्यूज भी एग्जिस्ट करती हैं। यही डेफिनेशन होती है रियल नंबर्स की। सपोज कीजिए कोई भी एक रियल नंबर x है, तो इसमें अगर कोई और रियल नंबर भी एग्जिस्ट करे y, एक तो x है दूसरा y भी हो, तो क्योंकि जो y है उसको ले लेते हैं हम कोई नेगेटिव वैल्यू, या फिर उसको दोबारा दूसरे नाम से बोल सकते हैं एडिटिव इनवर्स, मतलब एडिशन का इनवर्स। एडिशन का इनवर्स क्या होगा, सब्सट्रैक्शन, या फिर उसे नेगेटिव वैल्यू बोले, या फिर बोल सकते हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ एनी x विच कैन बी डिनोटेड बाय -x। तो उस टाइम क्या होगा, x + y इज इक्वल टू y + x होगा विच इज इक्वल टू 0। मतलब अगर कोई रियल नंबर मैं ले लूँ 3, तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -3। ये मेरा x हो गया, ये मेरा y हो गया। तो हमें अगर ये कंडीशन सच है तो इसे अप्लाई करके देखते हैं कि ये प्रॉपर्टी सही है। तो हम क्या करेंगे, दोनों में यहाँ पे ऐड करें, जिसका वैल्यू 0 होगा। यहाँ y + x करके देख लेते हैं, y + x भी 0 होता है, ये सही है। इसका मतलब नेगेटिव भी एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट इज एडिशन इज कॉम्युलेटिव। कॉम्युलेटिव का मतलब होता है
जैसे हम बात करें कि दो वैल्यूज हैं, सबसे पहले पहली वैल्यू में दूसरी वैल्यू जोड़िए, दूसरी तरफ करके देख लेते हैं कि दूसरी में पहली वैल्यू जोड़िए। मतलब कैसे, सपोज कर लीजिए कि x और y जो वैल्यूज हैं, जैसे हमने पहले करा है कि बिलोंग करेंगी रियल नंबर के सेट को। अगर उस सेट में दो x और y रियल नंबर्स हैं तो x और y, अगर x 1 हो y 2 हो, अगर दोनों का सम करें, x में दो y जोड़े या फिर y में x जोड़े, इसमें दोनों में कुछ फर्क नहीं है, दोनों का आंसर सेम होगा। तो यहाँ पे कॉम्युलेटिव प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट करती है। ये तो थी एडिशन प्रॉपर्टीज। अगर मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टीज भी इस पे अप्लाई हो सकती हैं। कैसे, अगर कोई भी r रियल नंबर्स का सेट है r, उसमें दो वैल्यूज हैं x एंड y, तो उसमें उन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो भी एक रियल नंबर होगा। अगर मैं बात करूं x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 2, तो -1 इंटू 2 विच इज इक्वल टू -2, इट इज ऑल्सो अ रियल नंबर। मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव। कैसे, वही ब्रेसेस वाला काम, जो ब्रैकेट्स हैं पहले उनको सॉल्व कीजिए, उसके बाद अगर चाहे लास्ट वाली दो वैल्यूज को पहले सॉल्व करके फिर फर्स्ट सॉल्व करें, या फिर पहली दो सॉल्व करके फिर थर्ड करें, चाहे किसी भी रास्ते में जाइए आप उसी डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। जैसे कि XYZ, x है 1, y है -2 एंड z है 3, तीन वैल्यूज ले लें। तो हम लेफ्ट हैंड साइड अगर लेके चलें, लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या होगा x1 इंटू ब्रैकेट में क्या होगा y इंटू z इंटू 3, और इसका आंसर -6 विच इज इक्वल टू -6। अब राइट हैंड साइड ले लेते हैं, उसमें क्या करेंगे 1 इंटू 2, 1 इंटू -2 सॉरी, और इंटू 3, 1 इंटू -2 -2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। ये दोनों वैल्यूज इक्वल है, ये भी -6 है, ये भी -6 है, मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। यूनिट एलिमेंट एग्जिस्ट। यूनिट एलिमेंट, यूनिट का मतलब होता है 1, मतलब अगर किसी भी टर्म को एक 1 विद वैल्यू 1 मल्टीप्लाई किया जाए तो वो आइडेंटिटी उसकी बन जाएगी। कैसे, x को चाहे 1 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 1 इज मल्टीप्लाई बाय x, इट वुड बी इक्वल टू x फॉर एनी x बिलोंग्स टू r। वो जो x वैल्यू है वो रियल नंबर में बिलोंग करनी चाहिए। इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, जैसे एडिटिव इनवर्स होता है वैसे ही मल्टीप्लीकेशन इनवर्स भी होता है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, अगर एडिटिव इनवर्स है तो उसका नेगेटिव होगा, अगर 3 है तो उसका एडिटिव इनवर्स -3, अगर 3 है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1/3। ओके, तो यहाँ पे वही बताया गया है, चाहे आप x मल्टीप्लाई बाय y, चाहे y मल्टीप्लाई बाय x, वैल्यू 1 आएगी। कब आएगी, जब जो y वैल्यू हो इट वुड बी द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ x। मतलब यहाँ पे हम y को मान के चल रहे हैं 1/x। अगर ये जो y वैल्यू है इट इज multiplicative inverse of any x value which is belongs to real number, then identity would be obtained। मतलब यहाँ पे x वैल्यू है, y हमने क्या लिया 1/x, दिस इज आइडेंटिटी। ऐसे ही राइट हैंड साइड पे करके देख लीजिए, सेम आएगा। मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव वही चीज आ जाएगी। यहाँ पे क्या होगा कि चाहे x को y से मल्टीप्लाई करें, चाहे y को x के साथ मल्टीप्लाई करें, आंसर सेम आएगा। चाहे 2 मल्टीप्लाई बाय 3, चाहे 3 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर तो 6 आना है। आगे है एक लास्ट प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन। जो मल्टीप्लिकेशन है इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद एडिशन, दोनों चीजें इसमें आएंगी। कैसे, सपोज कीजिए एक रियल नंबर है 1, दूसरा रियल नंबर है 2, तीसरा रियल नंबर है 3। तो इसमें क्या करें, लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, सबसे पहले दो टर्म्स जो है उसको प्लस करें और तीसरे के साथ उसे प्लस करने की बजाय मल्टीप्लाई कर दें। तो आपके पास आंसर कैसा आएगा, x वैल्यू y के साथ मल्टीप्लाई होगी, x वैल्यू z के साथ भी मल्टीप्लाई होगी, और जो आंसर आएगा उन दोनों का सम होगा। x इज मल्टीप्लाई बाय y प्लस x इज मल्टीप्लाई बाय z। कैसे, अब हम करके देख लेते हैं। दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, 1 y वैल्यू लिया था 2, z 3, विच इज इक्वल टू 6। यहां पे करके देखें, 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3, 1 इंटू 3 कर लेते हैं, सॉरी यहाँ पे 5 आएगा, 2 + 3 5, 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3, 1 2
3 विच इज इक्वल टू 5, ये भी 5, ये भी 5, मतलब मल्टीप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी या ट्राइकोटोमी से बोलते हैं। द लॉ, इसमें क्या होता है, इसमें प्लस या फिर मल्टीप्लाई, एडिशन या मल्टीप्लीकेशन की बजाय साइन होगा ग्रेटर देन या फिर लेस देन साइन यूज होता है। कैसे? अब सपोज कर लीजिए फर्स्ट प्रॉपर्टी में आते हैं कि दो रियल नंबर हैं, एक ए है, दूसरा रियल नंबर बी है। ए वुड बी ग्रेटर देन बी फॉर ए एंड बी वुड बी ग्रेटर देन ए। ए इज ग्रेटर देन इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का जहां मतलब आ जाए, जहां ये वर्ड आ जाए, उसका मतलब है हमें 3 वैल्यूज लेनी पड़ेंगी, ए बी सी। ट्रांजिटिव का मतलब होता है इफ ए बिलोंग्स टू बी एंड बी बिलोंग्स टू सी देन ए वुड बिलोंग्स टू सी। जहां भी ट्रांजिटिव आ जाए उसमें यही प्रॉपर्टी यूज होती है। कैसे? इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी देन ऑटोमेटिकली ए वुड बी ग्रेटर देन सी। कैसे? तो हम ले लेंगे वैल्यूज, ए सपोज कर लीजिए 3 है, बी 2 है, सी 1, क्योंकि हमें ए लेना है विच इज ग्रेटर देन बी और बी ऐसे लेना है जो सी से बड़ा हो। देन होगा क्या, ऑटोमेटिकली ए वुड बी ग्रेटर देन सी। देखिए यहाँ पे ए बड़ा है सी के कंपैरेटिव। ये तभी होगा अगर ये तीनों वैल्यूज रियल नंबर से बिलोंग करें। 3, 1 एंड 2 तीनों वैल्यूज जो हैं वो रियल नंबर से बिलोंग करती हैं। एडिशन इज मोनोटोन। एडिशन इज मोनोटोन इफ 3 वैल्यूज बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट ए ग्रेटर देन बी। अब यहाँ पे 3 वैल्यूज का कंपैरेटिव नहीं है, यहाँ पे मोनोटोन है, मतलब कि मोनोटोनिक। क्या होगा यहाँ पे, अगर यहाँ पे सिर्फ एक वैल्यू को कंसीडर किया गया है, ऐसी 3 वैल्यूज लें जिसमें ए वुड बी ग्रेटर देन, ए वुड बी, अगर हम ले लें ए इज 3 एंड बी वैसे ये ले लें 2, तो उसमें माना बोला गया है कि अगर ए ग्रेटर देन बी है देन ए प्लस सी वुड बी ग्रेटर देन बी प्लस सी। अब कोई भी वैल्यू ले लेते, जैसे पहले से ही ले रखी थी हमने, सी अगर 1 ले रखी है तो होगा क्या, अगर ए ग्रेटर देन बी है तो अगर दोनों तरफ एक वैल्यू सेम वैल्यू ऐड कर दें तब भी क्या होगा कि जो सम होगा इस वैल्यू का वो ग्रेटर ही रहेगा एज कंपेयर टू दिस वैल्यू। अगर हम करें 3 + 1, इस तरफ कर दें 2 + 1। अब यहां पे देखिए दिस इज 4 एंड दिस इज 3, 4 इज ग्रेटर देन 3। मल्टीप्लीकेशन इज ऑल्सो मोनोटोन। मल्टीप्लीकेशन भी ऐसे ही मोनोटोन है। यही फंडा आप यहां पे लगा के देखें, आपको मिल जाएगा आंसर। अपर बाउंड, लोअर बाउंड, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बेसिस पे 1 या 2 नंबर पे अक्सर क्वेश्चंस आ जाते हैं, न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। अपर बाउंड क्या होता है, इसकी सबसे पहले डेफिनेशन समझनी होगी। अब सपोज कर लें हमारे पास एक तो सेट है, जो रियल नंबर का सेट है वो है आर। इसका एक और सबसेट है विच इज डिनोटेड बाय एस। एस एक सेट है, उसके अंडर एक सबसेट है दैट इज एस। एन एलिमेंट यू इन आर, कोई भी एलिमेंट है यू जो आर को बिलोंग करता है, दिस यू विल सेट टू बी अपर बाउंड ऑफ एस। कब? इफ u इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। अब ये x कहाँ बिलोंग करेगा, इस वैल्यू के साथ। क्या है, दोबारा समझ लें, अगर कोई सेट है रियल नंबर का, जो सेट है r और उसका एक सबसेट है s, r में कोई भी रियल नंबर u है, s में कोई इसका सबसेट जो है उसकी वैल्यू x है। ये x जो है यहां से ही निकली है क्योंकि ये सबसेट है। ये सबसेट का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक रिलेशन जो है, पर्टिकुलर रिलेशन इस सेट से निकाला गया हो, उस रिलेशन को बनाया गया है सबसेट दैट इज डिनोटेड बाय s। अब एक सेट है जिसमें u वैल्यू है, कोई टर्म है u, और एक s सबसेट है जिसमें एक अनदर वैल्यू है x। तो u जो है इसे अपर बाउंड ऑफ x तभी कहेंगे अगर u वुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 1, इक्वल टू x। u शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ओके, अब कैसे, यहाँ पे भी आपको दोबारा एक और डेफिनेशन है, अगर आपको ये समझ नहीं आई तो इससे भी समझ आ जाएगी।
अगर कोई भी सेट बी है दैट इज सबसेट ऑफ एनी सेट ए, देन अगर एक्स वैल्यू जो है ए सेट को बिलोंग करती है, देन इट शुड बी नोन एज अपर बाउंड ऑफ बी इफ वाई एंड एक्स बिलोंग्स टू एनी सेट बी। मतलब अगर कोई भी एक सेट है जिसमें कोई भी एक रियल वैल्यू है, दूसरा उसका सबसेट है जिसमें कोई अनदर वैल्यू है, तो इस u वैल्यू को इस सबसेट का अपर बाउंड तभी बोलेंगे अगर u वुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू x है। अब इसको न्यूमेरिकल के साथ भी समझेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। अब साथ के साथ मैं डेफिनेशन बता देती हूँ लोअर बाउंड की। लोअर बाउंड में क्या है, अगर कोई भी सेट है, अगर s सबसेट है उसी रियल नंबर का, r एक सेट है और उसका सबसेट s है, और अब r जो सेट है उसमें एक रियल नंबर है v, u की बजाय v है, s में वैसे ही रहेगी x वैल्यू। अब ये जो v है इसे लोअर बाउंड ऑफ s तभी कहेंगे अगर v इज लेस देन इक्वल टू x होगा। वहां पे क्या था, अपर बाउंड में u शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू x, और यहाँ पे लोअर बाउंड में लोअर वैल्यू होनी चाहिए v की एज कंपेयर टू x या फिर इक्वल हो। अब इसे समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। सपोज कीजिए मेरे पास एक सेट है एक जिसका रिलेशन आपको यहाँ पे दिया गया है, इसी में से एक सबसेट निकाला गया है 3 4। दिस इज सेट, दिस इज सेट, ये भी सेट, ये भी सेट, कितने सारे इसमें सेट हैं जिसमें ये जो है इसको बनाया गया है इसका सबसेट। ठीक है, अभी हमें क्या फाइंड करना है, अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड ऑफ बी, किसमें 3 and 4। 3 and 4 जो सेट है इसका अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड फाइंड करना है, इसे यूज कर, इस सेट को यूज करके। यहाँ पे ये r है और ये s है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो अभी हमें फाइंड करना है अपर बाउंड। अपर बाउंड कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें 3 और 4 दिया गया है तो हम अपना फोकस 3 और 4 पे रखेंगे। 3 और 4 पे के ऊपर जो वैल्यूज रहेंगी उसे बोलेंगे, उसका रिलेशन देखते हैं। जो 3 है उसका रिलेशन सीधा इसके ऊपर कौन सी वैल्यू है 4, तो 3 का रिलेशन 4 के साथ तो दिख रहा है आपको, इस डायग्राम में भी दिख रहा है। इस 4 का रिलेशन 5 के साथ भी दिख रहा है, 4 का रिलेशन 6 के साथ भी दिख रहा है, क्योंकि 3 का रिलेशन 4 के साथ है और 4 का रिलेशन 5 के साथ होता है। यहाँ पे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आ जाती है, तो 3 का रिलेशन यहाँ पे दिखाएंगे, 3 का रिलेशन 5 के साथ भी होगा, 3 का रिलेशन 6 के साथ भी होगा। दोबारा अब देखते हैं, क्योंकि हमें क्या निकालना है, लो अपर बाउंड निकालना है 3 और 4 का। ये 3 और 4 यहाँ पड़े हैं तो हमें अपना फोकस यहाँ पे रखना है। क्योंकि हमें अपर बाउंड देखना है तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाली वैल्यूज देखेंगे, क्योंकि हमें अपर बाउंड देखना है। इससे अपर बाउंड क्या होगा, 3 का रिलेशन देखना होगा, 3 और 4 का रिलेशन किसके साथ बनेगा। अब 3 का रिलेशन तो 4 के साथ तो है ही, 3 का रिलेशन 5 के साथ भी है क्योंकि वो 4 की तरफ जा रहा है, 4 से निकलता हुआ। 3 का रिलेशन 6 के साथ भी है क्योंकि वो 4 के थ्रू जा रहा है। 4 का रिलेशन 5 और 6 के साथ तो है ही। अब 3 का रिलेशन 3 के साथ भी हो सकता है, लेकिन इसे नहीं मानेंगे क्योंकि ये अपर बाउंड नहीं है। लेकिन 4 का रिलेशन 4 के साथ मान सकते हैं क्योंकि ये अपर बाउंड की कंडीशन है। तो यहाँ पे वही लिखेंगे, 3 का रिलेशन 3 रिलेटेड टू 4, 3 रिलेटेड टू 5, 3 रिलेटेड टू 6। अब 3 के खत्म, 4 के क्या थे, 4 इज रिलेटेड टू 4, 4 इज रिलेटेड टू 5, 4 इज रिलेटेड टू 6। अब 4 इज रिलेटेड टू 4 क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे दिस इज द अपर बाउंड एज कंपेयर टू 3, एंड 3 एंड 4 में यहाँ पे ये अपर बाउंड रहेगा। अगर लोअर बाउंड की बात करते तो हम 3 कंसीडर करते, लेकिन यहाँ पे अपर बाउंड में हम ये लोअर वैल्यू कंसीडर नहीं करेंगे। तो अब इन सभी रिलेशन में से अब अपर बाउंड कौन से रहेंगे, अपर बाउंड कौन से हैं 3 और 4 में, 4, 5 एंड 6। तो हमारा आंसर क्या होगा, सेट में लिखिए 4, 5 एंड 6। और दूसरी आपको एक ट्रिक बता दूं कि आप जैसे यहाँ पे जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप रिलेशन तो लिखोगे, 3 रिलेशन टू 4, 3 रिलेशन टू 5 ऐसे लिखोगे। जो रिलेशन की बाद वाली वैल्यूज आएंगी वो अपर बाउंड की होती हैं जनरली। ठीक है, तो ये एक ट्रिक थी जिसके साथ आपको अगर सम फाइंड करने में प्रॉब्लम आएगी तो आप वैसे भी नोट कर सकते हैं। अब अपर बाउंड हमने फाइंड कर लिया तो हम क्या करेंगे, लोअर बाउंड फाइंड करेंगे। लोअर बाउंड भी हमें 3 और 4 का फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम फोकस किसके साथ रखेंगे, 3 और 4। अब लोअर बाउंड करना है तो हम लोअर वैल्यूज फाइंड करेंगे। कैसे,
1 इसके नीचे कौन सी है, 3 और 4 के लोअर वैल्यूज क्या है। अब इसमें क्या है, 1 भी है 2 भी है, और अब जो रिलेशन है वो रिलेशन 1 इज रिलेशन टू 3 इज ऑल्सो रिलेशन टू 3 का रिलेशन 4 के साथ भी है। बट अब देखें 1 का रिलेशन, क्योंकि 3 का रिलेशन 4 के साथ था तो 1 का रिलेशन 4 के साथ भी होगा। और अब क्या क्या टोटल क्या बने रिलेशन, हम दोबारा देख लें। 3 का रिलेशन 4 के साथ, 3 का रिलेशन 3 के साथ, क्योंकि हमने बोला था कि लोअर बाउंड में ये काम करेगा। और 1 का जो रिलेशन है, 1 इज रिलेटेड टू 3, 1 इज रिलेटेड टू 4, 2 इज रिलेटेड टू 3, 2 इज रिलेटेड टू 4। ये टोटल हमारे पास आ गए। इन सभी में से, अभी सभी में से लोअर वैल्यूज कौन सी रहेंगी, 1, 2 एंड 3। क्योंकि मैंने क्या बोला था कि अगर अपर बाउंड फाइंड करना चाहते हैं तो जो रिलेशन के बाद वाली वैल्यू वो अपर बाउंड में, अगर रिलेशन लोअर बाउंड फाइंड करेंगे तो जो रिलेशन से पहले वाली वैल्यूज आती हैं वो लोअर बाउंड होती हैं अक्सर। जैसे कि 1 भी आ गई, 2 भी आ गई, 3 भी आ गई, तो हमारी लोअर बाउंड कौन सी आई, 1, 2 एंड 3। अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे। अभी हमें फाइंड करना है लोअर बाउंड अपर बाउंड ऑफ सेट 4 एंड 5। 4 एंड 5 तो ये रहा, तो इसका मतलब हमें इसी पे फोकस करना है। अब 4 एंड 5 सबसे पहले हम क्या करें, चलो लोअर बाउंड फाइंड करते हैं। लोअर बाउंड फाइंड करने के लिए हमें इसकी लोअर वैल्यूज फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, जो 4 एंड 5 है इसमें जो रिलेशन है, 5 का रिलेशन या 4 का रिलेशन जो है वो 2 के साथ भी है और 1 के साथ भी है। 4 का रिलेशन 4 के साथ भी है, क्योंकि 4 और 5 हम वैल्यूज देख रहे हैं, 4 और 5। लेकिन 4 का रिलेशन 3 के साथ नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोनों वैल्यूज पैरेलल हैं। डायग्राम में देखिए दोनों वैल्यूज पैरेलल हैं, दिस आर नोन एज हैश डायग्राम। तो ये दोनों वैल्यूज पैरेलल है, तो इसका मतलब इनका रिलेशन नहीं बनेगा। तो हमारे पास लोअर वैल्यूज कौन सी आ गई, लोअर बाउंड 4, 2 एंड 1, 4, 2 एंड 1। क्योंकि ये 4 है, क्योंकि 4 एंड 5 में लोअर कौन सा है, 4, तो हम इसका लोअर तो देखेंगे ही, और उसके साथ साथ इनसे लोअर कौन से हैं, 3, 2, 1। 3 नहीं हो सकता क्योंकि पैरेलल है, तो बाकी क्या बचे, 2 एंड 1, तो कौन से आ गए, 4, 2, 1। अपर बाउंड देखते हैं, 4 एंड 5 में अपर बाउंड, इसमें इसके ऊपर कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन 5 का रिलेशन 5 के साथ तो रहेगा ही, क्योंकि ये अपर बाउंड है, तो हम इसमें सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी। तो इससे हमें ये भी पता चल गया कि लोअर बाउंड हो चाहे अपर बाउंड हो, उसमें मल्टीपल वैल्यूज भी आ सकती है, उसमें सिंगुलर वैल्यूज भी आ सकती हैं, जैसे कि इस केस में सिर्फ और सिर्फ 5 है। अब एक क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू फाइंड एन अपर बाउंड फॉर अ गिवन सेट। क्या किसी भी सेट में अपर बाउंड का फाइंड करना पॉसिबल है या नहीं। एक क्वेश्चन था इसलिए हमने कंसीडर करा। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम दो डिफरेंट सेट ले लेंगे, तो पता करेंगे कि क्या सेट्स में अपर बाउंड होते हैं। देखते हैं, सबसे पहले एक सेट कंसीडर कर लीजिए इंटीगर सेट। इंटीगर सेट में उनमें नेगेटिव इंटीगर सेट आप कंसीडर करें जिसमें नेगेटिव वैल्यूज रहे, -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड सो ऑन। एक सेट बन गया। इसमें कोई भी एक वैल्यू सपोज कीजिए जो x वैल्यू होगी वो बिलोंग करेगी विद नेगेटिव सेट इंटीगर ऑफ विद सेट ऑफ नेगेटिव इंटीगर, और ये वैल्यू जो भी रहेगी क्योंकि ये नेगेटिव इंटीगर सेट से बिलोंग करती है तो x भी नेगेटिव वैल्यू रहेगी। नेगेटिव रहेगी इसका मतलब x की वैल्यू 0 से लेस रहेगी, x वुड बी लेस देन 0। अब इसका अपर बाउंड क्या होगा, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू है, इसका इससे अगली वैल्यू जस्ट इससे बड़ी वैल्यू क्या होगी 0, इसीलिए इसका अपर बाउंड क्या आ गया 0। इसी तरह हम एक दूसरा सेट, यहां पे तो हम बोल सकते हैं कि जो सेट है उसका अपर बाउंड फाइंड करना इजी है। क्या अगर कोई और सेट है तो उसमें भी ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं या नहीं, तो उसके लिए आप कंसीडर करें नेचुरल सेट। तो इस नेचुरल नंबर्स में जो सेट है इसमें वैल्यूज रहेंगी 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। इन नेचुरल नंबर में कोई भी ये जो वैल्यू है इसका कोई भी बाउंडेड अपर बाउंड नहीं होगा।
क्योंकि इसका अपर बाउंड अगर हम देखें तो इसका अपर बाउंड जो होगा नेचुरल नंबर में, वो नेचुरल नंबर नहीं होगा, बिकॉज 0 इज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो n इज नॉट बाउंडेड अबव। ऐसा अगर हमने दोनों केसेस देखें, एक सेट जो है, एक जो केस हमने कंसीडर करा था उस सेट में तो अपर बाउंड फाइंड करना पॉसिबल था, लेकिन दूसरे में जो था अपर बाउंड फाइंड करना पॉसिबल नहीं रहा। इसका मतलब ये है कि ऐसे सेट भी होते हैं जिसमें हम अपर बाउंड फाइंड कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सेट भी होते हैं जिसमें अपर बाउंड नहीं फाइंड होता है। तो ऐसे दोनों ऐसे वेरिएशन पाई जाती हैं। तो उसके बाद हमने देखा अपर बाउंड और लोअर बाउंड कैसे फाइंड करते हैं। अब हम देखते हैं लीस्ट अपर बाउंड। अब लीस्ट अपर बाउंड का मतलब क्या है, अब इसमें नई टर्म आ गई है, लीस्ट अपर बाउंड। जितने भी अपर बाउंड्स होंगे, हम बोलते हैं जैसे कि आर है एक सेट, उसका सबसेट है एस, ठीक है, ये इसका सबसेट है। तो हम क्या बोलते थे कि हमें फाइंड करना था एस का अपर बाउंड या एस का ही लोअर बाउंड। अब इसी को हम कंसीडर करेंगे। इस एस में, एस जो सबसेट है, इसमें जितने भी अपर बाउंड्स होंगे उनमें से जो बाउंडेड अबव होगा, सबसे बड़ी वैल्यू वाला होगा, उसे सबसे कम वैल्यू वाला होगा, उसे बोलेंगे लीस्ट अपर बाउंड। जितने भी अपर बाउंड्स होंगे उसमें जो लीस्ट वैल्यू होगी उसे बोलेंगे लीस्ट अपर बाउंड। अब ये क्या है, कैसे फाइंड करें? फ्रॉम ऑल अपर बाउंड्स ऑफ सेट विच इज बाउंडेड अबव, ये बाउंडेड अबव होगा। एनी अपर बाउंड से, सपोज कीजिए कोई भी अपर बाउंड है, इस सेट का अपर बाउंड है सपोज यू है, तो ये जो यू है इट वुड बी लेस और इक्वल टू ऑल द अपर बाउंड्स। अब दोबारा से समझा लेते हैं। सपोज अगर कोई यू वैल्यू है जो बिलोंग करेगी सबसेट एस को, और ये जो u वैल्यू है इट इज द अपर बाउंड वैल्यू ऑफ दिस सबसेट। अगर ये अपर बाउंड वैल्यू है तो जितने भी लीस्ट अपर बाउंड इसमें से फाइंड करने होंगे, वो जो लीस्ट अपर बाउंड वैल्यू रहेगी वो इससे बड़ी, ये जो वैल्यू रहेगी ये इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू एवरी अपर बाउंड वैल्यू। अगर जैसे कि 1 2 3 ऐसी वैल्यूज रहेंगी, तो अगर ये u वैल्यू है, इफ अपर बाउंड इज 1, देन ये जो 1 वैल्यू होगी ये बाकी सारी अपर बाउंड वैल्यू से छोटी रहने वाली है। तो अगर हम दूसरे शब्दों में कहें कि अपर बाउंड वैल्यू जितनी भी होंगी उनमें से जो सबसे लीस्ट वैल्यू होगी उसे बोलेंगे लीस्ट अपर बाउंड। ये आपको ऐसे याद रखना इजी रहेगा। अब इसे न्यूमेरिकल के साथ समझते हैं। एक सेट है T, इसमें एक वैल्यू है बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। मतलब x की उतनी ही वैल्यूज वैलिड हैं जिसमें जो वैल्यू आएगी या तो 4 तक आए या फिर लेस देन 4 तक आए। जैसे अगर x में यहाँ पे 1 पुट करूंगी तो यहाँ पे आएगा 1 विच इज लेस देन इक्वल टू 4, लेस देन 4। 2 फाइंड करूंगी तो 2 का जो स्केयर होगा वो 4 होगा विच इज लेस देन इक्वल टू 4, ये भी अप्लाई हो सकती है। लेकिन अगर 3 करूंगी तो वो अप्लाई नहीं होगी। तो इसकी जो वैल्यूज रहने वाली हैं वो अप टू 2 या -2 तक रहेंगी। तो इसकी लिमिट क्या होगी? x बिलोंग्स टू r सच दैट x इज लाइज बिटवीन -2, x इज less than equal to, x is greater than equal to -2 and less than 2, not equal to 2। ओके, अब इसका हमें फाइंड करना है अपर बाउंड। सबसे पहले हम इसका अपर बाउंड फाइंड करेंगे, इसी के साथ आपको आगे भी न्यूमेरिकल्स समझने इजी हो जाएंगे। अब इस केस में तो हमें अपर बाउंड फाइंड करना है, तो सबसे ज्यादा वैल्यू, जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो कितनी रहने वाली है? 2। तो इससे अपर वैल्यूज कौन सी होगी जो इससे बड़ी होगी? वो कौन सी होंगी? 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 3.5 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, या पाई हो सकती है जिसमें 1.73, कितनी भी वैल्यूज हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेगेटिव सेट। नेगेटिव इंटीगर सेट है जिसकी वैल्यूज है -1 -2 -3 अप टू सो ऑन। इसमें फाइंड करना है लीस्ट अपर बाउंड। सबसे पहले हमें यह पता करना है कि अपर बाउंड कौन सा है, उसके बाद हम देखेंगे कि लीस्ट अपर बाउंड कैसे फाइंड करें। तो सबसे पहला स्टेप होगा कि हमें फाइंड करना है अपर बाउंड। इस सब में से अपर बाउंड कौन सा होगा? इन सब में से ज्यादा बड़ी वैल्यू वो है -1।
तो अभी हमें -1 के बाद इसके अपर बाउंड फाइंड करेंगे। -1 के अपर बाउंड क्या होंगे? 0, 1, 2, -1 भी होगा, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इतने सारे या इससे भी ज्यादा अपर बाउंड्स होंगे। अब लीस्ट अपर बाउंड की डेफिनेशन क्या थी कि जितने भी अपर बाउंड्स होंगे उनमें से जो सबसे लीस्ट वैल्यू होगी वही होगी लीस्ट अपर बाउंड वैल्यू। तो इन सभी अपर बाउंड में से कौन सी लीस्ट वैल्यू है? -1। तो इसका लीस्ट अपर बाउंड क्या हो जाएगा? -1। ओके, दोबारा समझ लेते हैं। ये नेगेटिव इंटीगर का एक सेट है जिसमें हमें वैल्यूज गिवन है -1, -2, -3 अप टू सो ऑन। हमें वो पूछा गया है कि आपको बताना है लीस्ट अपर बाउंड क्या, कौन सी वैल्यू, लीस्ट अपर बाउंड फाइंड करना है। तो लीस्ट अपर बाउंड हमें ये पता होना चाहिए कि क्या होता है। अपर बाउंड का लीस्ट वैल्यू, अपर बाउंड क्या होगा? -1 का अपर बाउंड क्या होगा? इससे बड़ा क्या होगा? 0, उसके बाद 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अब लीस्ट वैल्यू, उन अपर बाउंड में से लीस्ट वैल्यू क्या होगी? दैट इज -1। तो आंसर इज -1। नेक्स्ट क्वेश्चन, R is negative real number set x such that x is less than 0। हमें फाइंड करना है लीस्ट अपर बाउंड। अभी x is less than 0, तो x is less than 0 सपोज कीजिए 0 से छोटी वैल्यू कौन सी होगी? -1। और हमें फाइंड करने थे 0, इसके बाद x जो वैल्यू है नेगेटिव वैल्यू है, इसका मतलब इसीलिए हमें यहाँ पे बताया गया सच दैट x इज लेस देन 0। इसका मतलब -1 या -2, -3, -4 इसकी वैल्यू रहने वाली है। तो लीस्ट अपर बाउंड फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहला स्टेप अपर बाउंड फाइंड करना है। इसमें अपर बाउंड क्या होगा? 0 है, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 0 भी है, 5 एंड सो ऑन। अब इन सभी में से जो लीस्ट वैल्यू है वो कौन सी रहने वाली है? 0। तो हमें क्या करना है? इसकी वैल्यू कौन सी आ जाएगी? 0। हालांकि इट डजंट बिलोंग टू आर नेगेटिव वैल्यू, ये नेगेटिव इंटीगर नहीं है, फिर भी इनका जो अपर बाउंड है उसमें से लीस्ट वैल्यू 0 ही रहेगी, क्योंकि हमें लीस्ट अपर बाउंड की जो डेफिनेशन है वो हमें यही बताती है। तो हमने क्या फाइंड करा? कैसे? हमने इंटीगर सेट में भी देखा, नेगेटिव इंटीगर सेट में, नेगेटिव रियल नंबर के सेट में देखा, किसी भी सेट में अपर बाउंड कैसे फाइंड करते हैं, लोअर बाउंड कैसे फाइंड करते हैं। आपकी बुक में सिर्फ इसके 2 क्वेश्चन थे, लेकिन मैंने अपनी तरफ से एग्जाम्पल्स लेके और क्वेश्चन बनाए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स के साथ ये समझ में आ जाए, क्योंकि इसके चांसेस है ये 1 नंबर में पेपर में आ सकता है। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, जैसे लीस्ट अपर बाउंड वैल्यू थी वैसे ही ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड वैल्यू भी होती है। क्या होती है? जितने भी लोअर बाउंड्स रहेंगे किसी भी सेट, सब सेट में जितने भी लोअर बाउंड रहेंगे उनमें सबसे बड़ी वैल्यू जो होगी वो होगी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। आपको डेफिनेशन याद नहीं करनी है, ये सिर्फ आपके समझाने के लिए है। बस आपको ये फंडा याद रखना है कि लोअर बाउंड सबसे पहले फाइंड कर लें, उसके बाद पीछे की तरफ आए ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड करिए तो उसमें बड़ी वैल्यू देख लें। द लोअर बाउंड एज विच इज ग्रेटर देन एनी अदर लोअर बाउंड, जो सभी लोअर बाउंड्स में से बड़ी होगी वो होगी ग्रेटर लोअर बाउंड वैल्यू। एग्जाम्पल्स बतानी है। क्वेश्चन फर्स्ट है, अ सेट ऑफ रियल नंबर, कोई रियल नंबर का ऐसा सेट बनाए जिसमें लोअर बाउंड भी रहे। लोअर बाउंड कैसे? 1, 2, 3, जिसमें इन सभी में से अगर लोअर बाउंड फाइंड करेंगे 1 का लोअर वैल्यू क्या रहेगा? 0। लेकिन आपको बताना है रियल नंबर का सेट, तो आप कौन सा सेट कहां से स्टार्ट करेंगे? 1, 2, क्योंकि इसका लोअर बाउंड 1 भी रहेगा। 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। अ सेट ऑफ रियल नंबर विदाउट एनी लोअर बाउंड, अभी रियल नंबर्स का सेट बनाना है लेकिन उसमें लोअर बाउंड नहीं होना चाहिए। लोअर बाउंड नहीं होना चाहिए मतलब किसी भी वैल्यू से हमें स्टार्ट नहीं करना है। तो वैल्यूज में उसमें अगर लोअर बाउंड वैल्यू नहीं रहनी चाहिए तो उसमें कितनी वैल्यूज आ जाएंगी? माइनस वैल्यू भी, 0 भी और पॉजिटिव वैल्यूज भी, ये सभी वैल्यूज आ जाएंगी जिसमें कोई भी लोअर बाउंड नहीं है। अ सेट ऑफ रियल नंबर्स का सेट बनाना है जिसमें ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड डज नॉट बिलोंग टू इट, उसमें ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड नहीं होना चाहिए। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ग्रेटर वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तो हमें ग्रेटर वैल्यू नहीं लिखनी है यहाँ पे। तो हम स्टार्ट कर सकते हैं लोअर वैल्यूज के साथ। 1, 1/2, 1/3 जितनी वैल्यूज लिखे ये सभी वैल्यूज 0 एंड 0 डज नॉट बिलोंग टू एनी सबसेट एस। एंड बाउंडेड, अ बाउंडेड सेट ऑफ रियल नंबर्स,
रियल नंबर का एक बाउंडेड सेट दिखाना। बाउंडेड सेट आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। x बिलोंग्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू r, और इसमें क्योंकि रियल नंबर बताने हैं तो इसकी वैल्यू कोई भी आप लिख सकते हैं। x इज लाइज बिटवीन 1 and 2, x इज लाइज बिटवीन 1 and 3, x इज लाइज बिटवीन 1 and 4। ये बाउंडेड सेट है। बाउंडेड सेट क्यों है? क्योंकि इसकी लोअर वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू दोनों ही बाउंड करके रखी गई हैं, इसमें लिमिट रखी गई है। एज इट इज बाउंडेड अबव, ये बाउंडेड अबव, इसकी बाउंडेड अबव वैल्यू 2, बाउंडेड लोअर वैल्यू क्या हो जाएगी 1, जिसमें बाउंडेड अबव वैल्यू भी है, बाउंडेड लोअर वैल्यू भी है, इसीलिए दोनों वैल्यूज होने की वजह से इसको बाउंडेड सेट बोलते हैं। अब एक कुछ प्रॉपर्टीज और हैं, इसके बारे में हम आपको बता दें। यूनिक प्रॉपर्टीज है। यूनिक प्रॉपर्टीज मतलब जीरो इज यूनिक। कैसे? अगर जीरो यूनिक होती है, ये प्रॉपर्टी बताती है। अगर हम मान के चले कि जीरो यूनिक नहीं है, क्योंकि हमें इसे प्रूव करना है, जीरो यूनिक नहीं है, जीरो डिफरेंट वैल्यूज हैं। एक वैल्यू ले लेते हैं जीरो, दूसरी वैल्यू ले लेते हैं जीरो डैश। अगर x में कोई भी जीरो डैश वैल्यू पुट करें तो फिर भी आंसर अगर x आता है, अगर x में कोई भी जीरो डैश वैल्यू ऐड करने पे फिर भी आंसर x ही आता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, इसका मतलब ये है कि जीरो डैश इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब जीरो यूनिक है, ये डिफरेंट वैल्यूज नहीं है, ये एक ही वैल्यूज है। एडिटिव इनवर्स इज यूनिक। एडिटिव इनवर्स भी यूनिक होता है। कैसे? किसी भी x वैल्यू अगर बिलोंग कर रही है किसी भी रिलेशन r को, देयर एग्जिस्ट एनी यूनिक वैल्यू y which is also related to r such that x को प्लस करें y में, y को प्लस करें x में, आंसर जीरो ही आने वाला है। अगर आप वैल्यू अगर मान के चलें एक 1 है, एक -1 है, दूसरी -1 है, दूसरी 1 है, फिर भी आंसर जीरो ही आने वाला है। एडिटिव इनवर्स भी यूनिक होता है। एडिशन इज कैंसिलेटिव। एडिशन कैंसिलेटिव हो सकती है। क्यों? अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड हो तो कैंसिलेशन यहाँ पे हो सकती है। एडिशन में भी कैंसिलेशन हो सकती है, इसलिए बोला गया है एडिशन इज कैंसिलेटिव। दोनों तरफ एक्स वैल्यूज हैं, ये दोनों सेम वैल्यूज हैं, आइडेंटिटी है यहाँ पे, आइडेंटिकल वैल्यूज, तो ये कैंसिल आउट हो सकती हैं, जिससे हमें क्या मिलेगा? वाई वैल्यू और जेड वैल्यू बचेगी, जिसको लिखेंगे वाई इज इक्वल टू जेड। नेक्स्ट इज यूनिटी इज यूनिक। यूनिटी भी यूनिक है, लेकिन हम मानते हैं कि यूनिट यूनिक नहीं है। हम ले लेते हैं कि एक 1 वैल्यू है, दूसरी वैल्यू यूनिक नहीं है, इसकी डिफरेंट वैल्यू है, दैट इज 1 डैश। वही फंडा लेंगे जो हमने जीरो में देखा था। x अगर इसको मल्टीप्लाई करें विद एनी डिफरेंट वैल्यू 1 डैश, अगर वही आइडेंटिकल वैल्यू आने वाली है, आइडेंटिकल वैल्यू रिजल्ट में मिलती है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, देन इसका मतलब दोनों वैल्यूज डिफरेंट नहीं है, ये दोनों वैल्यूज आइडेंटिकल हैं। मल्टीप्लीकेशन इनवर्स इज यूनिक। जैसे आपने प्लस में करा था एडिशन में, वैसे ही आप यहाँ पे करोगे, लेकिन बस एक जो रियल नंबर है वो नॉन जीरो होना चाहिए। देयर एग्जिस्ट यूनिक y विच इज बिलोंग्स टू r, देन एक्स वाई बिलोंग विच इज इक्वल्स टू वाई एक्स विच इज इक्वल्स टू 1। मतलब अगर जो y है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, x का मल्टीप्लिकेशन इनवर्स क्या होगा? y विच इज 1/x। तो x इंटू वाई क्या होगा? x इंटू 1/x विच इज 1। दूसरी तरफ वाई एक्स ले लेते हैं, उसमें क्या होगा? 1/x इंटू एक्स, ये भी 1 आने वाला है। तो ये क्या है? मल्टीप्लीकेशन इनवर्स इज यूनिक। मल्टीप्लीकेशन इज कैंसिलेटिव। मल्टीप्लीकेशन भी कैंसिलेटिव हो सकती है इफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स जेड, एक्स इंटू वाई विच इज इक्वल टू एक्स इंटू जेड। बस ये याद रखना है इसमें एक्स नॉन जीरो है, जीरो नहीं है। नॉन जीरो है तो इसमें x एंड x कैंसिल आउट हो सकते हैं, देन y शुड बी इक्वल टू जीरो। y क्या होगा? y वुड बी ऑब्टेन्ड इक्वल टू जीरो z। नेक्स्ट इज माइनस ऑफ x प्लस वाई, इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ x प्लस माइनस ऑफ y फॉर ऑल बोथ ऑफ दीज वैल्यूज बिलोंग्स टू r। नेक्स्ट आप इसमें नंबर्स अप्लाई करके भी इसको फाइंड कर सकते हैं, जैसे हमने लास्ट प्रॉपर्टीज में किया था। इफ x इंटू वाई जीरो, अगर x और y दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमें रिजल्ट में भी जीरो मिलता है, तो इसका मतलब ये होगा कि दोनों में से कोई एक वैल्यू जीरो है, क्योंकि किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जीरो आता है। तो इसका मतलब ये होगा इन दोनों में कोई एक वैल्यू जीरो रहेगी, इधर x इज इक्वल टू जीरो और y इज इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट मल्टीप्लीकेटिव, एक इनवर्स का अगर दोबारा से इनवर्स ले लिया जाए तो वो हमें x मिलेगा। जैसे x सपोज कर लीजिए है 2, ठीक है। अब इसका इनवर्स करना है, x इनवर्स एक बार करेंगे 1/2 आ जाएगा।
अब उसका दोबारा से इन्वर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। दोबारा से हमें वही वैल्यू मिल जाएगी। फॉर ऑल x शुड बी नॉन जीरो, x जीरो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज इफ x नॉट इक्वल टू जीरो, y भी इक्वल टू जीरो नहीं है, तो उन दोनों का अगर इनवर्स इक्वल है तो उनकी वैल्यूज भी इक्वल रहेंगी। अगर उन दोनों का इनवर्स इक्वल है तो उनकी वैल्यूज भी इक्वल रहने वाली हैं। मतलब अगर आप बात करें कि x इनवर्स सपोज कर लीजिए यहाँ पे x इनवर्स 1/2 है और y इनवर्स भी इक्वल है तो वो भी 1/2 रहने वाला है। तो इनमें ये x और y वैल्यू बोल दी जाएंगी या हम बोलेंगे कि ये दोनों वैल्यूज इक्वल है, ये जो इसको सेटिस्फाई करती हैं। अगर a इज लेस देन b और दूसरा c एक पॉजिटिव वैल्यू है, अगर a लेस देन b है और c कोई भी पॉजिटिव वैल्यू है, इस c को अगर दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें तब भी ये जो आइडेंटिटी है वैसे ही बन के रहेगी, ये प्रॉपर्टी एज इट इज रिटेन रहेगी। सपोज a इज 1, b इज 3, c आप ले लेते हैं 2। तो यहाँ पे क्या होने वाला है कि अगर यहाँ पे 1 इज मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज 2 एंड 3 इज मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज 6, इट शुड बी लेस देन। ये प्रॉपर्टी जो है वो रिटेन रहेगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, a अगर पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, a पॉजिटिव वैल्यू रहेगी इफ एंड ओनली इफ नेगेटिव ऑफ a, अगर ये वैल्यू नेगेटिव रहेगी, मतलब a वैल्यू शुड बी पॉजिटिव, a वैल्यू पॉजिटिव तब रहेगी इफ एंड ओनली इफ माइनस ऑफ a इज नेगेटिव वैल्यू। नेक्स्ट, अगर कोई a रियल नंबर है विच इज लेस देन अनदर रियल नंबर b एंड दूसरी तरफ c रियल नंबर इज लेस देन अनदर रियल नंबर d, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड शुड बी एड एंड राइट हैंड साइड शुड ऑल्सो बी एड, तभी ये जो प्रॉपर्टी है वो रिटेन रहेगी। जैसे कि हमने लास्ट प्रॉपर्टी में देखा था, उसमें 3 वैल्यूज थी, यहाँ पे 4 वैल्यूज हैं। जैसे वहां पे 3 वैल्यूज यहाँ पे हमने सपोज करी थी, वैसे आप कोई 4th वैल्यू और ले लीजिए और यहाँ पे देखेंगे आपको रिजल्ट में मिलेगा कि ये प्रॉपर्टी ऐसे ही रिटेन रहेगी। नेक्स्ट, इफ a is greater than b and c is any negative value then ac is less than b, मतलब अगर ये साइन a बड़ा वैल्यू है, a is greater than b, देन जो अगर इन दोनों टर्म्स को c नेगेटिव वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो ये साइन ऑल्टर हो जाएगा। कैसे? सपोज कर लीजिए a इज 2 एंड b इज 1, क्योंकि यहाँ पे a बड़ा लेना है और b छोटा लेना है, ये कंडीशन है, और c को हमें लेना है कोई भी नेगेटिव वैल्यू, मैंने ले लिया -1। तो यहाँ पे हम a इंटू सी करवाएंगे, a इंटू सी 2 इंटू मल्टीप्लाई बाय -1, तो आंसर आ जाएगा -2। b इज मल्टीप्लाई बाय c 1 इंटू -1 विच इज -1, तो यहाँ पे ए सी जो थी -2 और बी सी आ गया -1, देन क्या है विच इज यहाँ पे दिस इज ए सी एंड दिस इज बी सी, तो यहाँ पे ये साइन ऑल्टर हो गया। नेक्स्ट इज ए इज पॉजिटिव इफ ए स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव, जब कोई भी ए वैल्यू ले, चाहे वो नेगेटिव वैल्यू हो चाहे वो पॉजिटिव वैल्यू हो, वो बिलोंग करे रियल नंबर को, तब क्या होगा, अगर उसी वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो वो हमेशा नॉन नेगेटिव आएगा। अब एक बार ले लेते हैं a कोई पॉजिटिव वैल्यू 2, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 विच इज नॉन नेगेटिव, ये पॉजिटिव है इट इज नॉन नेगेटिव। दूसरी बार ले लेते हैं -2 वैल्यू, अब इसका स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर, वो भी क्या आ जाएगा 4। तो यहाँ पे ये वैल्यू, चाहे आप वैल्यू पॉजिटिव ले तब भी स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव वैल्यू लेंगे तब भी स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, यही बताता है ये प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज इफ a इज पॉजिटिव वैल्यू, b भी पॉजिटिव वैल्यू है, देन उनका स्क्वायर भी, अगर उनका स्क्वायर जो है वो तभी इक्वल आएगा अगर a और b भी इक्वल है। मतलब a और b दोनों अगर इक्वल हैं और पॉजिटिव हैं, ले लें a ले लेते हैं 2 तो b भी ले लेते हैं 2, दोनों वैल्यूज इक्वल। अगर ये कंडीशन है तभी ये हो सकता है पॉसिबल, तभी इनका स्क्वायर इक्वल हो सकता है, 4 इज इक्वल टू 4। मतलब a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ a इज इक्वल टू b। नेक्स्ट, a स्क्वायर ग्रेटर देन b स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ a इज ग्रेटर देन b। सिमिलरली
ए स्क्वायर इज लेस देन बी स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ ए इज लेस देन बी। इन दोनों प्रॉपर्टीज के लिए अपने आप लगा के देखेंगे तो आपको इजीली समझ भी आ जाएगा। नेक्स्ट इज इफ बी इज पॉजिटिव देन a square is should equal to a square less than b square if and only if a is lies between minus b and b value। अगर b जो वैल्यू है वो पॉजिटिव हो तब क्या होगा, a स्क्वायर इज लेस देन b स्क्वायर अगर a वैल्यू माइनस b और b के बीच में लाई करेगी। एक और प्रॉपर्टी है, अ रियल नंबर s, कोई भी रियल नंबर है स्मॉल s, इट इज द लीस्ट अपर बाउंड, इट इज द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ अ सेट S। S कोई भी वैल्यू है जो इस सबसेट को बिलोंग करती है और ये वैल्यू कौन सी है, लीस्ट अपर बाउंड वैल्यू है। मतलब जितने भी अपर बाउंड होंगे उनमें से सबसे छोटी वैल्यू लीस्ट वैल्यू रहेगी, जो हमने पिछले केस में U कंसीडर करके ली थी। इफ एंड ओनली इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। अब ये x भी अगर S से बिलोंग करता है। दूसरी कंडीशन, फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, अगर एप्सिलॉन वैल्यू पॉजिटिव है, देयर इज अ y विच इज बिलोंग्स टू S सबसेट सच दैट y इज ग्रेटर देन S माइनस एप्सिलॉन। मतलब अगर कोई भी ये वैल्यू ले लें एप्सिलॉन वैल्यू, तो अगर ये वैल्यू S जो लीस्ट अपर बाउंड वैल्यू उसमें से ये नेगेटिव इसको माइनस करवाया जाए तब ये वैल्यू Y वैल्यू से छोटी रहेगी। ये Y वैल्यू कौन सी है, ये भी उसी सबसेट की वैल्यू है। इसको कैसे समझें, एग्जाम्पल के साथ। सपोज कीजिए कोई सेट A है जिसमें कोई भी X बिलोंग करता है रियल R को, और ये जो X है वो लाई करेगा बिटवीन 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 8 एंड लेस देन 10। अब इसका लीस्ट अपर बाउंड फाइंड करने के लिए सबसे पहले अपर बाउंड फाइंड कीजिए। अपर बाउंड कौन सा होगा, 10 भी होगा, 11 भी होगा, 12 भी होगा, 13 भी होगा एंड सो ऑन। और इन सभी अपर बाउंड में से लीस्ट वैल्यू कौन सी है, 10। तो यहाँ पे लीस्ट अपर बाउंड वैल्यू आ गई 10। अब लगा के देखते हैं ये कंडीशन y, अगर सपोज कर लीजिए कि इफ एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0.01, कोई भी डेसिमल वैल्यू, तो क्या होगा, यही कंडीशन आप यहाँ पे अप्लाई कीजिए। 10 माइनस 0.01 विच इज 9.99, तो ये वैल्यू इस वैल्यू से बड़ी रहेगी, y वैल्यू जो होगी इस वैल्यू से भी बड़ी रहेगी। तो अपर बाउंड ऑफ एनी सेट A 10.01 कब आएगा, अगर हम इसमें से 10 में से प्लस कर दें 0.1 विच इज नोन एज अपर बाउंड ऑफ एनी सेट, अगर सेट A मान के चलें। मतलब अगर आपको ये कंडीशन फुलफिल करवानी है तो क्या होगा, कोई भी अगर आप लीस्ट अपर बाउंड वैल्यू S ले लें, उसमें से माइनस करवा दें जो भी आपको वैल्यू एप्सिलॉन की दी गई होगी, तो वो वैल्यू का अगर आप माइनस करवाएंगे वो फिर भी इस y वैल्यू से लेस होनी चाहिए। देन इट इज नोन एज द लीस्ट अपर बाउंड वैल्यू S। अब इसी के साथ हमने आज क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने प्रॉपर्टीज देखी। प्रॉपर्टीज के बाद ये प्रॉपर्टीज आपके लिए सिर्फ समझने के लिए इम्पॉर्टेंट है, बहुत कम चांसेस हैं कि पेपर में आए, लेकिन आपके लिए जो पेपर में अक्सर आता है, आप पिछले पेपर उठा के देख भी सकते हैं, उसमें अपर बाउंड वैल्यू, लोअर बाउंड वैल्यू और लीस्ट अपर बाउंड वैल्यू एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड वैल्यू, ये जरूर आपको आती हैं फाइंड करने के लिए। इसीलिए मैंने इसी पे ज्यादा फोकस किया और इसी के बेसिस पे क्वेश्चंस बताए हैं। बाकी आपको प्रॉपर्टी समझाना जरूरी था क्योंकि ये बेसिस थे ये वैल्यूज फाइंड करने के लिए, क्योंकि आपको पेपर में जो इसका टाइटल है चैप्टर वो है रियल नंबर एंड फंक्शंस, तो इसलिए आपको रियल नंबर के बारे में पता होना चाहिए। तो आपने वीडियो देखिए, और अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी वैल्यू को लेकर, किसी भी क्वेश्चन को लेकर, तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछिए और इसका हम सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में कंसीडर करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमेशा हमारा नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहे। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो यूट्यूब के साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी हमें आप फॉलो कर सकते हैं।
और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ इस चैनल को इस वीडियो को अपने क्लासमेट्स के साथ भी शेयर कीजिए। व्यूअर्स के डिमांड पे ये आज वीडियो बनाई गई है। बहुत देर से व्यूअर्स बोल रहे थे कि आप एमटी पे वीडियो बनाइए, जल्दी से जल्दी वीडियो बनाइए, क्योंकि हमारे पॉसिबिलिटी है कि सितंबर में पेपर में एग्ज़ाम्स आ सकते हैं। तो मैंने कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको ये वीडियो कितनी हेल्पफुल रही है, ताकि हम जल्दी से जल्दी नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड कर सकें। तो कीप वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू।